अच्छा, एक बात बताओ। इसमें कहाँ तक हुआ था? हम्म 25 तक हो गया था बेटा। मैं आगे का फिनिश करा दूं इसको। मेरा थोड़ा गला में है ना इश्यू हुआ पड़ा है, और मुझे लगता है 1-2 दिन तो मुझे रेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके गला ठीक होगा, क्योंकि अब थोड़ा दर्द वर्द भी होने लगा है, इसलिए थोड़ा सा इश्यू है गले में मेरा। अब आओ, 26 से हम लोगों ने रूट खत्म कर लिया था। म्यूनिफिसेंट का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। आ, देखो बैच 8 में वो कैप्टन लोड नहीं है, वो कैप्टन लोड करना है। ये दे दो मुझे जल्दी से फटाफट, जिसमें मैं सही कर रही थी। म्यूनिफिसेंट का मतलब क्या होता है बेटा? जेनरस, यानी कि दिलदार। म्यूनिफिसेंट इज बेनिफैक्टर, जेनरस, और एक और सिनोनिम लिख सकते हो जो मैंने पढ़ाया हुआ है पहले भी, मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब होता है बड़े दिल वाला। मैग्नानिमस का मतलब है बड़े दिल वाला, ठीक है। म्यूनिफिसेंट, बेनिफैक्टर, आप जानते हो वो फैक्टर जो बेनिफिट पहुंचाता है, बेनिफैक्टर। और जेनरस, ये सब सिनोनिम है। और उसी के ठीक नीचे, ओके हमें जरूरत ही नहीं था लिखने का ये, क्योंकि उसके ठीक नीचे मैग्नानिमस है। मैग्नानिमस का मतलब होता है वेरी काइंड एंड जेनरस। मैग्नानिमस का मतलब है वेरी काइंड एंड जेनरस। देखो, बेनिफैक्टर, जेनरस, मैग्नानिमस एंड म्यूनिफिसेंट, इन सब का मतलब है बहुत ही काइंड एंड जेनरस। नेक्स्ट आओ डेमागॉग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमागॉग? बेटा डेमागॉग ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत बड़े बड़े वादे करता है, ठीक है ना, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। उनके वादे जो होते हैं वो इमोशंस पे बेस्ड होते हैं। अगर आप खुद दिमाग से सोचोगे तो नहीं, गला ठीक नहीं हो रहा है बेटा, अब गला में थोड़ा दर्द भी है। तो अगर आप सोचोगे तो लगेगा यार ऐसा तो वादा कोई पूरा कर ही नहीं सकता, है ना। इसका मतलब है कि वो कोई रीजन, यानी कोई तर्क पे, रीजन का मतलब यहां कारण नहीं है, रीजन का मतलब यहां पे तर्क है, तर्क पे आधारित नहीं होता। ये तर्क पे आधारित नहीं होते, फॉल्स क्लेम्स होते हैं जो सिर्फ आपको भावनात्मक रूप से अरे क्या हुआ, बोल रहा आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो जा रही है यहां से। इमोशनली आपको इश्यू क्रिएट करता है, सिर्फ आपका सपोर्ट गेन करने के लिए, वो डेमागॉग होता है। चलो नेक्स्ट पेज में आओ। अब हम इडियम्स एंड फ्रेजेस में आ गए, हम इडियम्स एंड फ्रेजेस में आ गए। जीरो 5 बैच में बेटा ग्रामर तो कंप्लीट हो गया राघव। अब वो क्या, ये मैं कंप्लीट कर दे रही हूं, और एक बार कंप्लीट डिटेल पता कर लो, है ना, आप पता कर लो, तो फिर इसको हम सेंटेंस अरेंजमेंट कल भी बुला के करा देंगे। हाँ, एक सेकेंड। चलो देखो ध्यान से, इन्स एंड आउट्स क्या होता है बेटा? इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है कंप्लीट डिटेल। कंप्लीट डिटेल मतलब पूरा कंप्लीट विवरण। जैसे मैं अगर कहूं कि आपको अपने सब्जेक्ट का इन्स एंड आउट्स जानना चाहिए, है ना, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है दैट कंप्लीट डिटेल। बॉडी एंड सोल, अगर आपको अपना, यू मस्ट इन्वेस्ट योर बॉडी एंड सोल इफ यू वांट टू पास द एग्जाम। मतलब पूरी तरह से, पूरी ऊर्जा से और पूरे उत्साह के साथ आपको विथ कंप्लीट फेथ एंड विथ ऑल योर एनर्जी एंड एंथुसियाज्म आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। नवीन, अगर आपका वीडियो रुक रहा है बेटा, टेक्निकल प्रॉब्लम है,
आप इसको सीधा online@kdcampus.org पे मेल करो, है ना। सुनो, बॉडी एंड सोल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, जैसे मैंने क्या कहा, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क बॉडी एंड सोल। इसका मतलब है कि पूरे उत्साह और एनर्जी के साथ। आपसे पूछूंगी मैं, यू मस्ट वर्क बॉडी एंड सोल, आप कहोगे मैम आई एम वर्किंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक के, कभी पढ़ता हूं कभी नहीं पढ़ता। इन्वर्जन चैप्टर अभी आपको लोड मैंने नहीं किया है, रुक जाओ प्रकाश, मैं कह रही हूं इन्वर्जन थोड़ा इंप्रूवमेंट चल रहा था, मैंने तो करके दे दिया था इन्वर्जन को। हम्म हम्म, अरे बाय फिट्स एंड स्टार्स का मतलब होता है एट इरेगुलर इंटरवल्स, यानी कि रुक रुक के। अच्छा, तो वो सेंटेंस अरेंजमेंट हमको दे दोगे अभी? नेक्स्ट आओ, अगर मैंने कहा कि यू मस्ट नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ योर सब्जेक्ट, यू मस्ट वर्क बॉडी एंड सोल, बट आई फाइंड यू वर्किंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखा, आपको अपने सब्जेक्ट की पूरी डिटेल जाननी चाहिए, उसके लिए आपको बिल्कुल मन के साथ, पूरे उत्साह के साथ पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं क्या पाती हूं, आप फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी कभी पढ़ते हो कभी नहीं पढ़ते हो। लिक द डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल, जैसे कहते हैं ना धूल चटाना, तो उसको होता है हरा देना। तो यहां पर धूल चाटने की बात हो, इसका मतलब क्या हुआ? हार जाना, है ना। अगर मैं कहूं कि इन द वॉर अवर एनिमीज हैड टू लिक द डस्ट, इसका मतलब हमारे दुश्मन को क्या करना पड़ा? लिक द डस्ट करना पड़ा, मतलब हारना पड़ा, है ना। देखो, टू बी डिफीटेड, क्लियर। इन द ब्लूज, देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं यू मस्ट वर्क बॉडी एंड सोल, अदरवाइज इफ यू डू नॉट सक्सीड यू विल बी इन द ब्लूज। आपको डिप्रेशन होगा, यार मेरा लाइफ कब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं कर पाए हम। तो क्या है इसका मतलब है इन द ब्लूज का मतलब टू बी डिप्रेस्ड। इन द ब्लूज का मतलब होता है टू बी डिप्रेस्ड। देखो, जो ब्लू है ना बेटा, दो तीन कलर का है, दो तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ब्लू मतलब आसमान से हुआ। इन द ब्लूज का मतलब जैसे ठंड के मौसम में जब बिल्कुल सब नीला नीला पड़ने लगता है, उस समय ऐसा होता है हम लोग घर से निकलते नहीं है, तो हम लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं। वही कहता है इन द ब्लूज का मतलब डिप्रेस्ड। देखो ध्यान से, कोई इश्यू यहां तक बताओ। नेक्स्ट आओ, इन डोलड्रम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन डोलड्रम्स? इन डोलड्रम्स का मतलब अगेन सेम है अवसाद में। कैसे? ध्यान से सुनना, इन द ब्लूज और इन डोलड्रम्स दोनों का मीनिंग सेम है, और वो अलग अलग तरीके से बना, लेकिन दोनों ज्योग्राफी से बना हुआ है। बहुत ठंड जब रहता है ना, बहुत ठंडे देशों में, जब खाली बर्फ है बाहर, सफेद सफेद, थोड़े समय के लिए दिन हो रहा है, बाकी अंधेरा अंधेरा, उस समय क्या होता है, लोगों की नाक का पोर या उंगली का छोर ये सब ब्लू होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में लोग बाहर नहीं निकलते हैं, ताजे कुछ भी आपको मिल नहीं रहा है ना खाने को, तो कहते हैं उस समय इन द ब्लूज चल जाते हैं। मुझे लगता है मैंने पहले कभी कराया होगा इन द ब्लूज और इन डोलड्रम्स, जरा एक बार चेक करो तो मैंने कभी करवाया है क्या, है ना। ये मैंने आप लोगों को करवाया होगा। दोनों का मतलब होता है डिप्रेस्ड, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं रिपीट कर रही हूं, जरा एक बार देखो। इन द रेड क्या है? इन द रेड का मतलब होता है कर्ज में होना। जब आपका कंपनी कर्ज में है, यानी आपकी कंपनी घाटे में जा रही है ना, उस समय क्या होता है, जो हमारे बैंक्स के जो लिखे होते हैं ना कंप्यूटर्स में, वो रेड कलर में आते हैं, ताकि बाकी बैंक्स वाले या हमारे बैंक वाले समझ जाए कि भाई ये तो कंपनी घाटे में है, तो इसको लोन वगैरह नहीं देना है। तो इन द रेड का मतलब होता है कर्ज में, है ना, इन फाइनेंशियल लॉस। इन द रेड का मतलब होता है कर्ज में, इन फाइनेंशियल लॉस। ओके, नहीं करवाए हैं? चलो प्रकाश, जो करवा रही है पहले वो देखो ना यार, नए नए वो क्या क्यों दे रहे हो अभी। इन द लाइमलाइट, देखो ध्यान से, online@kdcampus.org,
सुनो ध्यान से, इन द लाइमलाइट क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर आप कभी कोई थिएटर में जाओगे देखने के लिए, तो आप देखोगे थिएटर में जिसका डायलॉग डिलीवरी होता है उसके ऊपर एक ऐसे लाइट पड़ती रहती है, लाइम लाइट होता है, वो है ना, लाइम कलर का होता है, लाइट होता है, ठीक है। उसके बाद जब इसका डायलॉग खत्म हुआ तो दूसरे पर लाइमलाइट चली जाती है, पता चल जाता है कि इसका इसका डायलॉग डिलीवरी अब इस आदमी का है, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है निधि। डायलॉग डिलीवरी इस दूसरे आदमी का है, तो इसका मतलब है कि जब लाइमलाइट पड़ता है तो सबका ध्यान आपकी तरफ है, यानी आप क्या हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, आकर्षण का केंद्र हो, ठीक है, क्लियर, ओके। इन डोलड्रम्स करा दो, सुनो ध्यान से। इन डोलड्रम्स क्या है, जो हमारा अर्थ है ना, उसके इक्वेटर के पास बहुत गर्मी होती है, तो सारी हवाएं ट्रॉपिक्स की तरफ चली जाती है। वहां पे क्या होता है, जब हवा ही नहीं होती है, तो पहले जमाने में जो शिप्स होते थे ना, वो रिक्वायर्ड हवा की कमी की वजह से फंस जाते थे, तो वो आगे भी नहीं बढ़ पाते थे, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता था, जो सेलर्स होते थे कई कई दिन तक एक जगह फंसने के कारण वो डिप्रेशन में जाने लगते थे, है ना। जब वो डिप्रेशन में जाने लगते थे तो कहते थे ही इज इन द डोलड्रम्स, मतलब अच्छा तब तो काफी डिप्रेस्ड होगा, डोलड्रम में फंस गया है, अच्छा तब तो काफी डिप्रेस्ड होगा। इसका मतलब समझ रहे हो, डोलड्रम का मतलब ही होता था कि डिप्रेशन में होना, इसलिए इन द ब्लूज और इन डोलड्रम्स, ठीक है। यस प्रवीण, इन द ब्लूज एंड फीलिंग ब्लूज दोनों का सेम मतलब था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, स्टील द मार्च। मार्च का मतलब होता है आगे मार्च करना, यानी आप जब कदम ताल करते हो तो मार्च करते हो, जब आप दूसरे से आगे बढ़ जाते हो तो स्टील द मार्च कर जाते हो, यानी कि आगे निकल गए उसके, है ना। इसका मतलब होता है अपनी प्रतिद्वंदी से बेहतर स्थिति में होना। कई बार हम लोग यूज करते हैं कि यार शी इज प्रेग्नेंट, बेटा कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिनको हम यूफेमिज्म में यूज करना चाहते हैं। यूफेमिज्म का मतलब होता है थोड़ा सा उसको लाइट बना देना, जैसे कि हम नहीं कहते हैं ही डाइड, कहते हैं ही पास्ड अवे, है ना। तो थोड़ा सा वो गुजर गया, हिंदी में तो कहते हैं वो मर गया से अच्छा क्या होता है बोलना, वो गुजर चुका है ना। तो इसका मतलब हो गया कि आप अगर थोड़ा सा उसको लाइट वे में बोलो, यूफेमिज्म का मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज नहीं यूज करके थोड़ा उसको डिसेंटली बोलना। तो अगर मैं कहूं शी इज प्रेग्नेंट, उससे अच्छा क्या बोलूं मैं, शी इज इन द फैमिली वे, इसका मतलब है कि बस उसका परिवार बढ़ने वाला है, देखो प्रेग्नेंट ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट आओ 39 to 43, 1 मिनट के लिए देख लो, उसके बाद समझाऊंगी। बेटा क्लास अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेल करो ना बेटा, मैं यहाँ कहाँ कुछ कर सकती हूँ बताओ, मैं कुछ कर सकती हूँ यहाँ से बैठ के। ठीक है, चलो रन इन वंस फैमिली। अगर कोई कहेगा कि वो बहुत अच्छा गाता है, पता नहीं उसकी आवाज इतनी सुरीली कैसे है, मैं कहूंगी इट रन्स इन हिज फैमिली, मतलब भाई उसे घर में सारे के सारे गाने वाले ही बैठे हुए हैं, सब लोग अच्छे सिंगर है, इट रन्स इन हिज फैमिली। इसका मतलब है कि भाई सब में वो चीजें मौजूद है ना। अगर कोई रेयर डिजीज है, मान लो जैसे मैं कहूंगी कि मुझे सांस का प्रॉब्लम है, आई हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम, आई कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज इट रन्स इन माई फैमिली, इट रन्स इन माई ब्लड, मतलब कि ये तो मेरे हेरिडिटरी बीमारी है,
ठीक है, नहीं, ज्ञान सिर्फ लेडी के लिए यूज करते हैं। शी इज इन द फैमिली वे कहते हैं। इन कोल्ड ब्लड, इसका मतलब है बिल्कुल निर्ममता के साथ, बिल्कुल निर्ममता के साथ। मतलब इन कोल्ड ब्लड का मतलब हुआ, जैसे मैं कहूंगी ही वॉज किल्ड इन कोल्ड ब्लड, इसका मतलब मर्सीलेसली, रूथलेसली का मतलब है मर्सीलेसली, और किसी तरह का रिमोर्स मतलब जो कहते हैं ना रिग्रेट का फीलिंग है ना, कि मैंने कुछ गलत किया है, पश्चाताप की फीलिंग के बिना। देखो क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट ऑफ 41 में इन अ जिफी, क्या हो गया? इन अ जिफी का मतलब जैसे इट वॉज गॉन इन अ जिफी, भाई अचानक गायब हो गया, पलक झपकते ही सब कुछ खत्म। मीन्स एवरीथिंग वॉज फिनिश्ड इन अ जिफी, मतलब तुरंत, बिना समय गवाए, जिसको याद है इन टू शेक्स भी कहते हैं, इन टू शेक्स भी, इमीडिएटली, वेरी क्विकली, और एक और ईडियम है इन टू शेक्स, तीनों का सेम मीनिंग है। दिवाकर कर करके थक गए यार, अब देखना पड़ेगा कुछ और। 42 जॉग समवंस मेमोरी, इसका मतलब भाई अगर किसी के मेमोरी को जॉगिंग करा रहे हो, इसका मतलब क्या करा रहे हो? उसको याद करा रहे हो। पुलिस को कहा जा रहा है डॉक्टर के द्वारा, सी ऑफिसर यू शुड नॉट जॉग हर मेमोरी बिकॉज शी इज नॉट वेल। आप उसके मेमोरी पर जोर मत देना, यानी कि टू हेल्प समवन टू रिमेंबर समथिंग, इसका मतलब कि आप उसके मेमोरी पर जोर मत देना क्योंकि शी इज नॉट वेल, है ना। अगर मैं कहूंगी कि मुझे तुम याद नहीं आ रहे, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर यू, कैन यू जॉग माई मेमोरी, क्या तुम मुझे याद दिला दोगे तुम मुझसे कहां मिले थे? आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट, है ना। एंड पीस ऑफ केक, अगर मैं कहूंगी यार ये पोस्ट इट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू नाउ, अगर आप कहोगे कि नहीं मैम मैं ये तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं स्टेनोग्राफर निकाल लूंगा, क्या मैं कोई छोटा सा एग्जाम बता रहे हो जिसमें इंग्लिश बहुत आसान आती है, तो वो बताओगे मैम क्या ये, जैसे एयरफोर्स वाले, क्या मैम मैं ये निकाल लूंगा? मैं कहूंगी इट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू नाउ, यानी बहुत आसान कार्य है, आपको मैंने इस लेवल की तैयारी करा दी है, नाउ दिस पोस्ट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ठीक है बेटा, 10 बार बोल चुकी मैं, कितना बोलूं मैं? ये टेक्निकल प्रॉब्लम मैं थोड़ी निपटूंगी, हद है, तुम लोग बिल्कुल हद हो। खत्म हो गया ये भी। इसमें 2 हम और ऐड कर देंगे। कोई बढ़िया से ईडियम बताओ जो अभी तक नहीं हुआ आप लोग का, जो एग्जाम में अभी आया है हाल फिलहाल। चलो मैं देख लेती हूँ मेंस का टेस्ट पेपर में, ठीक है। और ये हमारा फिनिश्ड हो गया है। पता नहीं मुझे बेटा आईबी का फॉर्म आने वाला है कि नहीं, पता नहीं मुझे, ठीक है। एसएससी का फॉर्म अभी आने वाला है 21 तारीख को, आईबी का आप लोग खुद चेक कर लो, मुझे नहीं पता। चलो अब आते हैं हम सेंटेंस अरेंजमेंट में। सेंटेंस अरेंजमेंट ऑलरेडी मैं करा रही हूं आप लोगों को हर संडे को
सभी बैचेस में करा रही हूं मैं सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है। चलो, सेंटेंस अरेंजमेंट की अगर हम बात करें बेटा, तो अगर आप सीरियस की बात करोगे, तो अगर आप सीरियस में देखोगे ना, तो इसमें S1 और S6 एक साथ होता है और उसके बाद PQRS होता है। लेकिन रिमेंबर, हम कई सेंटेंस अरेंजमेंट सीरियस के उठा के SSC में डाल देते हैं। क्या करते हैं, S1 को 1 बनाते हैं, S6 को 6 बना के नीचे लगाते हैं और बीच में PQRS फिट कर दिया। सेंटेंस अरेंजमेंट किसका बन गया, वो SSC का बन गया। इसीलिए आपके जितने भी एग्जाम्स है ना, जितने भी आपके टेस्ट पेपर्स करवाते हैं हम लोग, वो मॉक टेस्ट में सीरियस के सारे क्वेश्चंस अलोंग विद सेंटेंस अरेंजमेंट घुसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन SSC ने क्या किया, 2 तरह का सेंटेंस अरेंजमेंट देना शुरू किया आजकल। उन्होंने सीधा ABCD देना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ बच्चे इसका नाम ही PQRS रख दिए। बेटा ये सेंटेंस अरेंजमेंट है, नहीं तो जो छोटे वर्ड्स खाली मिक्स करके से किसी में 2 वर्ड है, किसी में 1 वर्ड है करके सेंटेंस बनाया जाता है, तो उसको हम वर्ड अरेंजमेंट कहते हैं। तो याद रखना, उन्होंने क्या किया है, कभी ABCD करके दे दिया है, उन्होंने PQRS करके भी दे दिया है, और तीसरा तरीका उन्होंने अपनाया कि 1 फिक्स था, PQRS और 6 ये कर दिया, ठीक है। तो हम SSC के हिसाब से देखेंगे, हम जो प्रैक्टिस करेंगे, मेंस का टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करेंगे। उसका रीजन क्या है कि मेंस के टेस्ट पेपर जब प्रैक्टिस करते हो आप, तो ज्यादा आपके लिए आसान होता है फिर प्री के टेस्ट पेपर को डिस्कस करना या फिर सॉल्व करना। और आ जाओ PO हो या क्लर्क के एग्जाम्स हो, PO और क्लर्क के एग्जाम्स में आपको 6 सेंटेंसेस दे देता है, ABCDEF, या फिर 5 सेंटेंसेस दे देता है। कई बार 6 देता है, क्वेश्चन पूछता है 5, ठीक है। 6 देता है, क्वेश्चन पूछता है 5, और उसमें फिर आपको पूरा अरेंज करना पड़ता है, विच इज द फर्स्ट सेंटेंस, which is the second sentence, which is the third sentence, which is the fourth sentence, which is the last sentence। यानी एक तो बच जाता है, इसीलिए कई बार आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि उसमें से एक बच जाता है और वो ऑप्शन में भी है, कई बार वो ऑप्शन में ही नहीं होता आपका जो आंसर है। इसीलिए इसमें हमें पूरा अरेंज करना पड़ता है। हम SSC में कुछ ट्रिक फील कर लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अब क्या ट्रिक से याद रखना, सुनो ध्यान से। एक तो सबसे पहले, अगर आप सेंटेंस की शुरुआत देखते हो, तो स्टार्टिंग हमें एक सब्जेक्ट से होना चाहिए और सब्जेक्ट फिर फॉलो करना चाहिए। इसके बाद फिर हमें एक वर्ब दिखना चाहिए। अगर आपको वर्ब नहीं दिख रहा, इसका मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए, है ना। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही नहीं है, तो भाई वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, राइट। उसके बाद अगर दूसरी बात देखोगे, तो याद रखना, प्रोनाउन अगर आ रहा है, अगर प्रोनाउन आ रहा है, तो रिमेंबर नाउन का पता होना चाहिए। नाउन मस्ट बी क्लियर, है ना। अगर प्रोनाउन है, यानी इफ प्रोनाउन कम्स, तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि नाउन क्लियर होना चाहिए। नाउन अगर क्लियर नहीं है, तो प्रोनाउन का क्या करोगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आया कि अगर आप प्रोनाउन यूज कर रहे हो, तो भैया किस नाउन के लिए यूज कर रहे हो तो बता दो। इसीलिए जब आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले याद रखना कि आप जब यूज कर रहे हो सेंटेंस का अरेंजमेंट, तो आपका एक प्रॉपर मीनिंग निकलना चाहिए। प्रॉपर मीनिंग ऑफ द पैसेज, प्रॉपर मीनिंग ऑफ द पैसेज मस्ट कम आउट। अच्छा, अगर वो वर्ड अरेंजमेंट है तो कोई बात नहीं, वर्ड अरेंजमेंट है तो पैसेज की जगह पे सेंटेंस लिख लो, है ना। उसका एक क्लैरिटी तो होना चाहिए उसके मीनिंग में।
विदाउट मीनिंग में क्लैरिटी हुए आप सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे बना लोगे? सो ऑलवेज रिमेंबर सेंटेंस अरेंजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीजीएल हो सीएचएसएल हो, इनके दोनों के प्री में 2 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप मेंस की बात करोगे, टियर 2 की बात करोगे, तो टियर जो सीजीएल होता है उसका टियर 2 तो खैर आपका होता नहीं है, वो तो डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन मेंस में ये 20 सेंटेंसेस आते हैं और 20 बहुत आसानी से होगा। एक सेकंड रुकना बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेंस में 20 क्वेश्चंस होते हैं और 20 क्वेश्चंस का मतलब समझ रहे हो? वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, अगर सेंटेंस अरेंजमेंट की बात की जाए, रुक जा बेटा अभी मैं करा रही हूं, रुको। सेंटेंस अरेंजमेंट की बात की जाए तो सेंटेंस अरेंजमेंट सीडीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि जो सीडीएस का पेपर होता है ना, सीडीएस में आपको सेंटेंस अरेंजमेंट और वर्ड अरेंजमेंट दोनों अलग अलग आता है, दोनों अलग अलग आता है, यानी कि दोनों का वेटेज अलग अलग हो गया। लेकिन अगर एसएससी की बात करेंगे तो कुछ क्वेश्चन वर्ड अरेंजमेंट होता है और कुछ क्वेश्चन सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं, कुछ तो बड़े बड़े होते हैं। तो ये जब साथ में मिल गया तो यहां पे 20 ऐसे हो जाता है। तो इसलिए याद रखना, सीडीएस में अलग है, इसमें अलग है। पीयू क्लर्क की अगर हम बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 में 5 क्वेश्चन तो सेंटेंस अरेंजमेंट के होते हैं। ठीक है, 30 में 5 क्वेश्चंस तो सेंटेंस अरेंजमेंट के होते हैं। ठीक है, सेम है प्रवीण, पैरा जंबल का मतलब ही वही चीज है। पैरा जंबल का मतलब क्या है? जंबल करके वो पैराग्राफ को दे दिया गया है, तो आप क्या करोगे? आप उसको क्लियर करके लिखोगे। अब सुनो, हम इस चीज को सिर्फ मुंह जवानी समझा समझा के आपको नहीं समझा सकते, तो मैं क्या करूं? मैं आपको लेटेस्ट 2019 का पेपर है उसके 20 क्वेश्चन से उससे शुरू कर देती हूं, है ना? 20 क्वेश्चन से पहले उसी से शुरू कर देते हैं। चलो आज मैं आपको 20 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट में, बेटा अभी पहले सेंटेंस अरेंजमेंट जब कराती हूं तो क्लोज टेस्ट बोलते हो, है ना? जब ग्रामर कराओ तो वो क्या बोलते हो, वो क्या कराओ तो ग्रामर याद आता है। तो इस तरह से मैं बहुत मुश्किल होगा पढ़ाना आपको मुझे। हर संडे को मैं आपको करा रही हूं, उसके अलावा अभी फिर करा रही। आप क्या चाहते हो आप लोग? ये अच्छा, ये ओके, रुको। चलो 2019 का मैंने सीधा उठा लिया है, ठीक है? अब उसको आपको पिक करना है वो ऑप्शन जो सही तरीके से उसको अच्छे से अरेंज किया है। चलो स्टार्ट हो जाओ, बहुत फास्ट, दूर से दिख रहा होगा। इसको अभी मैं आपके उसमें लोड कर दे रही हूं, ठीक है? आपके पोर्टल में अभी लोड हो जाएगा। चलो जल्दी से फटाफट आप बनाना शुरू करो। हाँ अभी रुक जाओ, क्लास के बाद लोड कर देना। देखो अभी जो आपको ट्रिक सिखाया है ना, बस वही चीज है। सागर में रोज आपका सिलेबस डिस्कस करूं, जरा बताओ तो। हाँ, पिछले क्लास में सब कुछ डिस्कस कर दिया। बैच 5 खत्म हो रहा है, अब उसके अकॉर्डिंग मैं चल रही हूं। आ जाओ। ही हर्ड सम रॉबर्स। भाई सबसे मेन चीज है, आप प्रोनाउन यूज कर रहे हो, किस नाउन के लिए यूज कर रहे हो पहले ये तो बताओ।